प्यारे बच्चों, आज हम उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध के अंतर्गत उपनिवेशीकरण के कुछ उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले कि उपनिवेशों के खात्मा और शीत युद्ध के अंतर्गत मैंने उपनिवेशीकरण के विकास के बारे में आप सबको बताया था। आज उपनिवेशीकरण के कुछ उदाहरणों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे, जिसमें पहला आता है भारत। 1935 के बाद भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन चल रहे थे। हर तरफ मजदूर, किसान, आदिवासी, युवा सभी उपनिवेशी शासन के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। इसी समय गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी आंदोलन चला रहे थे। जैसे तैसे यह निश्चित होते जा रहा था कि देर सबेर भारत को अब स्वतंत्रता मिलने वाली है। वैसे ही भारत देश में सामाजिक वर्गों के बीच आपसी तनाव उभरने लगी थी। डॉक्टर अंबेडकर जैसे दलित नेता यह सोचने लगे कि स्वतंत्र भारत में दलितों का क्या स्थान होगा। वैसे ही मुसलमान भी सोचने लगे कि स्वतंत्र भारत में हमारा क्या होगा। तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य के नेता भी यह सोचने लगे कि स्वतंत्र भारत में हम लोगों का क्या स्थान होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी यह कहती रही कि वह भारत में सभी का प्रतिनिधित्व करती है और वह निष्पक्ष और न्याय संगत सभी के साथ व्यवहार करेगा, लेकिन इसको लेकर भी सभी आश्वस्त नहीं थे। इन्हीं आशंकाओं का लाभ अंग्रेजों ने उठाया और विभिन्न वर्ग और जाति के लोगों को आगे आने के लिए प्रेरित किया। भारतीय मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने तो अलग पाकिस्तान, अलग देश की मांग कर ली। इसी समय जमीनी स्तर पर यह आंदोलन और तीव्र होते गया और हर तरफ विद्रोह और तीव्र हो गया। किसानों का विद्रोह भी बढ़ते जा रहा था। सेना में नौजवान जो जवान थे वो भी विद्रोह के कगार पर थे। 1946 में तो अरब सागर में तैनात नौसेना के जवान विद्रोह कर गए, जिन्हें भारी जन समर्थन मिला। अब ऐसी स्थिति में भारत की जो स्वतंत्रता टाली जा रही थी वह और अधिक खराब होने की नौबत आ रही थी। ऐसे में देश में अराजकता का माहौल फैल सकता था। इसलिए अंग्रेजों ने यह निश्चय लिया कि भारत का विभाजन कर दिया जाए और उन्होंने पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में मुसलमान बहुल क्षेत्रों को अलग देश बना दिया। इसके अलावा 500 से अधिक अधीनस्थ राजाओं को यह स्वतंत्रता दे दी गई कि वे चाहे तो भारत में विलय हो जाए या पाकिस्तान में, या फिर अपना स्वतंत्र भी रह सकता है। लेकिन अधिकांश जो राजा थे वे भारत में विलय के लिए तैयार हो गए। कुछ बड़े राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ये अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहा, लेकिन उन्हें भी जन भावनाओं के आगे झुकना पड़ा और भारत में विलय के लिए राजी हो गए। इसके बाद भारत देश में लोकतांत्रिक संविधान कैसे बनी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किस प्रकार संसद में चुनाव हुआ, इस सब अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। इसी उपनिवेशीकरण के कुछ उदाहरणों में दूसरा आता है इंडोनेशिया। द्वीपों का देश इंडोनेशिया भारत के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। यह हॉलैंड का उपनिवेश था। यह हॉलैंड का उपनिवेश कैसे बना, इसके बारे में आप सब पिछले कक्षा में अध्ययन किए। हम यहाँ
हॉलैंड इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने हॉलैंड को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके साथ ही उसके सहयोगी राष्ट्र जापान का इंडोनेशिया पर कब्जा हो गया। हालांकि जापान इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की बात करता था, लेकिन दूसरी तरफ यह भी चाहता था कि इंडोनेशिया उसके उपनिवेश बने। उन्होंने जापानी सैनिक को जंगलों को काटने, खनिज संपदा पर कब्जा करने और व्यापारिक फसलों को जापान भेजना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कुछ विरोधी इंडोनेशियाई लोगों को इंडोनेशिया में खुलकर राजनीति करने के लिए भी कर दिया। इन्हीं राजनीतिज्ञों में एक सुकर्णो था, जिन्हें डच सरकार ने पिछले 10 सालों से जेल में बंद करके रखा हुआ था। उन्होंने जापान की पराजय की स्थिति को देखते हुए 17 अगस्त 1945 को जापान की सहायता से ही इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस बीच इंडोनेशिया पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया। वह पुराने डच अधिकारियों को वापस बुलाना चाहता था, जिसका विरोध इंडोनेशिया के लोगों ने किया। इसके लिए वे युद्ध भी किए। इस युद्ध में अधिकतर सैनिक भारतीय थे, जो भारत और इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के पक्ष में थे। हालांकि ब्रिटेन हॉलैंड को सत्ता सौंपकर वहां से हटना चाहता था और हॉलैंड इंडोनेशिया को पुनः अपने अधिकार में करना चाहता था। इसके लिए उन्होंने सेना के बल पर भी प्रयास किया, लेकिन उसमें वह सफल न हो सका। लेकिन उन्होंने यह प्रयास किया कि इंडोनेशिया में एक स्वतंत्र शासन सरकार भी स्थापित हो। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में आकर एक सुकर्णो शासित प्रदेश की घोषणा हुई, जिसका विरोध सोवियत संघ के माध्यम से किया गया, जिसके लिए बहुत खून खराबे हुआ। जिस खून खराबे के बाद इसको आसानी से कुचल दिया गया। इसका पूरे विश्व में पूरा विरोध हुआ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस विरोध में प्रस्ताव पारित किए और अंततः 27 दिसंबर 1949 को हॉलैंड शासित इंडोनेशिया को स्वतंत्रता मिली। भारत के सहयोग से इंडोनेशिया की स्वतंत्रता हुई, इसलिए इंडोनेशिया भी भारत के साथ साथ गुटनिरपेक्ष देशों का सक्रिय सदस्य बन गया और 1955 में बाडुंग नामक शहर में, इंडोनेशिया के बाडुंग नामक शहर में एक गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ, जिसमें उपनिवेशवाद की पूरी तरह समाप्ति और दूसरे देशों के साथ मैत्री स्थापित करने की प्रस्ताव पारित हुआ। इस तरह इंडोनेशिया की स्वतंत्रता घोषित हुई। इंडोनेशिया में आम चुनाव 1955 में प्रारंभ हुआ, लेकिन वहां अनेक दल स्थापित भी हुए। उन दलों में एकता का अभाव था, या कह सकते हैं कि सारे देश मिलकर एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना पाई और यहाँ पर एक नए शासन व्यवस्था की स्थापना की शुरुआत होने लगी। एक स्थिति ऐसे आई कि कह सकते हैं कि 1965 के बाद यहाँ राष्ट्रपति शासन स्थापित करने का प्रयास किया, तो 1965 में सुकर्णो को हटाकर वहां सुहार्तो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति बनाया गया। इस तरह उसका शासन 1998 तक चला और इंडोनेशिया में लोकतंत्र स्थापित हुई। उपनिवेशीकरण के उदाहरणों में तीसरा है वियतनाम। वियतनाम की स्वतंत्रता 20वीं सदी की महान गाथाओं में से एक है। वियतनाम के लोगों में मुख्यतः गरीब किसान थे, जिन्होंने विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों से भयानक युद्ध करके
स्वतंत्रता प्राप्त की थी। वियतनाम के पड़ोसी देश लाओस और कंबोडिया तीनों फ्रांस के उपनिवेश थे। फ्रांस अनाज और कच्चे माल के स्रोत के रूप में इन्हें देखा और इन पर अधिकार यहाँ के लोगों को अनाज उगाने के लिए कहा। 1929 की महामंदी के चलते अनाजों कीमतों में भारी गिरावट हुई। कह सकते हैं कि अनाजों की कीमत कम हुई, जिसके चलते किसानों ने अपनी जमीन साहूकारों और जमींदारों को बेचने लगे और अपनी जमीन में बटाईदार बनते गए। यहाँ शिक्षा को उतना उचित नहीं समझा गया, या कह सकते हैं कि उन्हें पनपने उस शिक्षा को यहाँ पनपने नहीं दिया गया। उच्च शिक्षा के लिए यहाँ के कई लोग अपने प्रयास से दूसरे देश जाने लगे, या कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए उन्हें फ्रांस जाना पड़ता। तो कई लोग ऐसे भी थे जो उच्च शिक्षा के लिए कई प्रयास कर उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिए और स्वदेश भी लौट आए। द्वितीय युद्ध के दौरान जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया और उन्हें अपना उपनिवेश बना लिया। सोवियत संघ के सहयोग से यहाँ वियत मिन ने एक आंदोलन प्रारंभ की, क्योंकि 1945 में जापान के हारना तय हो गया। तो वहाँ सोवियत संघ के सहयोग से सोवियत संघ ने वहाँ अपनी एक शासन स्थापित करना प्रारंभ किया। सोवियत साम्यवादी विचार के नेता हो ची मिन और वहां का जो सेनापति बना वो गुएन जियाप थे। 1945 में फ्रांसीसी सेना ने पुनः वहां अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयत्न किया और उन्होंने हो ची मिन को वहां से खदेड़कर जंगलों और पहाड़ों में भगा दिया। मई 1954 में सेनापति जियप ने बहुत ही चतुराई से फ्रांसीसी सेना को पराजित कर आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। इस तरह वहां फिर साम्यवादियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। अब पुनः साम्यवादियों को यहाँ न खदेड़ सके, इसके लिए सोवियत संघ ने वहां अपनी सेना उतारना प्रारंभ कर दिया। सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, यह कह सकते हैं कि सोवियत संघ की मदद से फ्रांस पराजित हो गया, तो सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने फ्रांस की जगह अपनी शासन व्यवस्था वहां स्थापित कर दी। यह कह सकते हैं कि अमेरिका सरकार ने वहां अपनी कठपुतली शासन स्थापित कर दी और इस तरह सोवियत संघ को दो भागों में, वियतनाम को दो भागों में बांट दिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो साम्यवादियों का वर्चस्व उत्तरी वियतनाम पर था और दक्षिणी वियतनाम पर अमेरिका द्वारा जो शासक स्थापित कठपुतली सरकार स्थापित की गई थी उसका शासन था। उत्तरी वियतनाम पर वियत मिन ने भूमि सुधार कार्यक्रम निर्धारित किया, जिसमें किसानों को, जो भूमि जोतने वाले किसान हैं, उन्हें जमीन का मालिक बनाया गया। उन्हें कितना जमीन रखना है इसका सीमा भी निर्धारित की गई। कि इस तरह के कार्यक्रम प्रारंभ करते समय कई जमींदारों की हत्या भी हुई और उनकी संपत्तियों पर कब्जा भी की गई। इनमें इनका यह फायदा हुआ कि सदियों पुरानी जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई और जो किसान थे, भूमिहीन किसान थे, वो भूमि का मालिक बन गए और इस तरह ये सब भूमिहीन किसान वियत मिन के मजबूत समर्थक बन गए। दूसरी तरफ देखते हैं कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वियतनाम एक मोहरा बन गया, क्योंकि दोनों तरफ, एक तरफ सोवियत संघ का अधिकार था तो दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार था। इस जो साम्यवाद है, उस साम्यवाद, बढ़ते हुए साम्यवाद के
रोकने के लिए उत्तरी वियतनाम पर अमेरिका द्वारा एक एजेंट ऑरेंज नामक घातक रासायनिक का उपयोग किया गया, घातक रासायनिक हथियार का उपयोग किया गया, जिससे वहां कई सदियों तक घास तक नहीं उग पाया। इस युद्ध में कई लोग हताहत या मारे गए। इस भयानक मंजर को देखकर स्वयं अमेरिका के जो लोग थे उन्होंने भी उसका विरोध करने लगे। धीरे धीरे अमेरिका को लगा कि नहीं, वास्तव में इनके द्वारा गलतियां हुई है, तो इसलिए वह वहां से हट गया, उत्तरी दक्षिणी वियतनाम से सेना हटा ली। इस तरह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों फिर से एक हो गए और वहां नए सरकार स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। लेकिन साम्यवादियों के वर्चस्व के चलते वहां जो प्रजातांत्रिक सरकार है उसकी स्थापना नहीं हो पाई।